हेलो दोस्तों, आज होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 5th वीडियो। इससे पहले मैंने कूलॉम्स लॉ करवाया है पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल भी करवाया है। और आज का टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एकदम हार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा से समझेंगे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक साथ हो जाएगा। जैसे कि गॉस लॉ समझ में आ जाएगा, फ्लक्स क्या है समझ में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट अगर आप बहुत अच्छा से समझेंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, हो सके तो नोट्स बनाना, और लास्ट में मैं बोर्ड्स लेवल क्वेश्चन और बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एक हेडिंग डाल देते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कॉन्सेप्ट क्या है। एक चार्ज है Q1 और यहां पे हम चार्ज लेते हैं Q2। देखो बच्चों, हमें ये पता है कि दो चार्ज पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करती है। अगर लाइक चार्जेस हुआ तो रिपल्शन होगा, अगर अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्शन होगा। पर सवाल ये उठता है कि ये फोर्स, जो इंटरैक्टिव फोर्स होता है, दोनों के बीच जो इंटरैक्टिव फोर्स होता है वो एक्ट कैसे करता है। कहने का मतलब है ये चार्ज और ये चार्ज आपस में कांटेक्ट में नहीं है, आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है। कांटेक्ट में ना होने के बावजूद कैसे एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है। तो इसी चीज़ का आंसर देने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट बनाया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। उसमें ये कहा जाता है कि ये जो चार्ज है, हमें पता है कि दोनों के बीच कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। कहने का मतलब है कि क्या दोनों के बीच कोई स्ट्रिंग लगा हुआ है जिस स्ट्रिंग से एक दूसरे को खींच रहा है ऐसे करके, या फिर कोई स्टिक है जिससे कि एक दूसरे को पुश कर रहा है। हमें पता है कि दोनों के बीच कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, फिर भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है। सोचो कैसे होता है। तो इसी चीज़ को आंसर देने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। ऐसा कहा जाता है कि हर चार्ज अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक 11 में पढ़ा होगा, ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड। हम कहते हैं कि ये जो चार्ज है पार्टिकल, ये अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और वो फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाता है। ये यहाँ से एक फील्ड भेजता है चारों ओर और वो फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाता है, और ये भी अपना एक अलग से फील्ड क्रिएट करता है जो फील्ड इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। इसको कैसे विजुअलाइज करें, इसका विजुअल इमेज क्या होगा। मान लो, थोड़ा सा इमेजिनेशन प्रैक्टिस करते हैं। मान लो कि एक रूम है और रूम के बीचों बीच एक बल्ब है और रूम में अंधेरा छाया हुआ है। जैसे ही हम अभी बल्ब के आसपास जो स्पेस है रूम में वो खाली है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे ही हम बल्ब जलाएंगे तो आसपास का स्पेस किस चीज़ से भर जाएगा, लाइट से भर जाएगा। जैसे ही हम बल्ब जलाते हैं तो आसपास का लाइट का जो आसपास का स्पेस है वो बल्ब का जो आसपास का स्पेस है वो लाइट से भर जाता है। लाइट क्या है, एक वेव जैसा चीज़ है। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेव जैसा है। जो चार्ज रहता है, चार्ज आसपास एक वेव जैसा, कोहरा, बादल जैसा, क्लाउड जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। उसको सोचना कैसे है, जैसे मैंने एक बल्ब बनाया है यहाँ पे, ये बल्ब क्या करता है, आसपास लाइट स्प्रेड करता है। तो बल्ब का जो आसपास का स्पेस है वो लाइट से भरा हुआ है। और ठीक उसी तरीके से इमेजिन करो बच्चों, ये चार्ज है एक, और चार्ज का आसपास का जो स्पेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से भरा हुआ है। जैसे लाइट का चारों ओर, बल्ब के चारों ओर लाइट भरा हुआ है, वैसे ही चार्ज के चारों ओर एक बादल जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है। जैसे लाइट से हम जितना दूर जाते हैं, बल्ब से लाइट घटता जाता है, लाइट का इंटेंसिटी थोड़ा थोड़ा करके घटता जाता है। ठीक उसी तरीके से चार्ज से हम जितना दूर जाएंगे, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो
पावर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो गहराई है वो घटता जाता है। एकदम एक जैसा इमेज है। अगर आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं तो आप इसको भी इमेजिन कर सकेंगे। दोनों एकदम एक जैसा है फिजिकली अगर हम सोचना चाहें। जैसे लाइट से दूर जाने से लाइट का पावर क्या होता है, घटता जाता है, और वो इनफाइनाइटली लाइट जाता रहता है पर घटता रहता है। ठीक उसी तरीके से चार्ज से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है तो वो जैसे हम दूर दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर घटता जाता है, इसीलिए फोर्स भी घटता है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का विजुअल इमेज। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, उस फील्ड में अगर हम चार्ज रखेंगे तो फील्ड चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। जैसे ये चार्ज आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, अभी अगर हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखें तो इसके ऊपर ये फील्ड फोर्स अप्लाई करेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अभी सवाल उठता है कि ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया आसपास और वो फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अभी ये भी तो एक फील्ड क्रिएट करेगा अपने चारों ओर, तो क्या वो फील्ड इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। कोई भी चार्ज जो खुद अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो फील्ड उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करता है। ये चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। इसका जो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर बनाएगा वो फील्ड इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो सिर्फ इसके वजह से होगा, और इसके ऊपर जो फोर्स होगा सिर्फ इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके वजह से होगा। कहने का मतलब है ये, समझ में आ गया। तो कोई भी चार्ज जब अपने चारों ओर फील्ड बनाएगा तो वो फील्ड खुद के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, वो दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है एक विजुअल इमेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना चाहेंगे। अभी देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे क्या बनता है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड is a region in which an electric charge experiences electric force। इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन इन विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसके हिसाब से, अगर मैं यहाँ पे चार्ज रखूँ एक ये वाला, तो इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड फैल जाएगा। तो एक रीजन बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक स्पेस में एक रीजन, एक इलाका, जहाँ पे अगर हम कोई दूसरा चार्ज रखें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या सोचना है, एक रीजन है, एक स्पेस में एक इलाका है, एक स्पेस, एक रीजन जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज अगर हो तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन, एक ऐसा रीजन जहाँ पे अगर हम कोई इलेक्ट्रिक चार्ज रखें तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गया, इसके इस हिसाब से एक रीजन बन गया। अब विजुअल इमेज क्या है, विजुअल इमेज मैंने पहले ही बताया, जैसे कि चार्ज है, बल्ब है, बल्ब के चारों ओर लाइट स्प्रेड किया, ठीक उसी तरीके से चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बादल जैसा, एक क्लाउड, जैसे कि एक क्लाउड है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, और जैसे जैसे हम बल्ब से दूर जाते हैं बल्ब का जो लाइट का पावर है वो घटता जाता है, उसका डेंसिटी, उसका डेप्थ घटता जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे जैसे हम एक चार्ज से दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटता जाता है। ठीक इसी कारण से जैसे ही हम दो चार्ज को सेपरेट करते हैं, जितना दूर ले जाते हैं उन दोनों के बीच पावर घटता जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक। अभी हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। क्या होता है कि कोई भी फिजिकल चीज़ हो, फिजिक्स में कोई भी एक नया चीज़ आता है तो हम उसका मेजरमेंट ज़रूर करते हैं, क्योंकि विदाउट मेजरमेंट हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट देखेंगे कि वैल्यू क्या है। अच्छा, तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया
अच्छा, मान लो कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे है, तो ये एक पॉइंट है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे और ये पॉइंट है P। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक स्पेसिफिक वैल्यू होगा। इस पॉइंट पे हम बोलेंगे कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है इतना। वही हम अभी समझने का कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू का क्या मतलब है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि ये स्पेस है और यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ, यहाँ पे एक टेम्परेचर होगा। स्पेस में हर पॉइंट का क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है। हर पॉइंट का एक टेम्परेचर का वैल्यू होता है, इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है। वही वैल्यू हम मेजर करेंगे, ठीक है। ओके, देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे मेजर किया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मास है? नो मास। इलेक्ट्रिक फील्ड का लेंथ है? नहीं, दिखता भी नहीं है, उसका मास भी नहीं है, दिखता नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है, वो नज़र नहीं आता है। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे मेजर करें, कैसे जान सकें कि उसका क्या वैल्यू है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, उसका एक इफेक्ट है। इफेक्ट है का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करता है। हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। उस फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई नहीं देता है, उसका मास नहीं है वगैरह वगैरह, पर उसका इफेक्ट नजर आता है। इस इफेक्ट को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे ही हम वहां पे एक चार्ज रखेंगे तो वो चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगा, तो उस फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं और उस फोर्स को मेजर करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। मान लो कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, तो कैसे पता चलेगा स्ट्रांग है? हम क्या करेंगे, वहां पे एक चार्ज रख देंगे, देखेंगे कि चार्ज के ऊपर अगर फोर्स बहुत ज्यादा हुआ तो हम ये बोलेंगे कि फील्ड बहुत ज्यादा है। अगर चार्ज रखने के बाद फोर्स बहुत धीमा है, बहुत छोटा सा फोर्स है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग नहीं है। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स अप्लाई करता है उससे हमें समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से ये अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एक रीजन है, रीजन फील्ड, ठीक है, यहां पे एक पॉइंट है P। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए हम यहां पे एक चार्ज रखेंगे Q और मेजर करेंगे इसके ऊपर कितना फोर्स है। मान लेते हैं कि इसके ऊपर फोर्स है F, ठीक है। अभी देखो बच्चों, यहां पे एक प्रॉब्लम है। ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से है, पर ये फोर्स का वैल्यू दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा ये फोर्स उतना ज्यादा आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा ये फोर्स उतना ज्यादा आएगा। और एक चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, ये चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स भी उतना ही ज्यादा आएगा। तो फोर्स दो चीज के ऊपर डिपेंड किया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पावरफुल है और यहाँ पे हमने कितना चार्ज रखा है। चार्ज के ऊपर भी फोर्स डिपेंड करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो कंबाइन करके क्या आया, F प्रोपोर्शनल टू E इंटू Q, ठीक है। ओके, तो सिंप्लिसिटी के लिए एक्चुअली ये क्या होता है, E इंटू Q होता है फोर्स, ठीक है। अभी देखो, जो फोर्स आया इसमें दो कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू है और चार्ज की वजह से भी फोर्स है। तो कैसे पता चलेगा, जो फोर्स हमें दिखा, जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है उसमें दो कंपोनेंट है, वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से भी है और वो चार्ज के वजह से भी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स है? ये जानने के लिए हम एक सिंपल सा काम करेंगे, इसको इधर से हटा देंगे और इसके लिए एक गाना गाएंगे कि तेरा यहाँ काम नहीं। इसको इधर ले जाएंगे क्योंकि इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। इससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अकेला हो जाएगा। अकेले हम, अकेले, जो भी है, अभी इसको अकेला हो जाएगा, अकेला ही रखना होगा इसको क्योंकि इसका वैल्यू हमको मेजर करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया, F/Q, F/Q।
फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। फोर्स है F और चार्ज है Q, यानी Q चार्ज के ऊपर F फोर्स है, तो F बाई Q का मतलब है यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स है। F बाई Q का मतलब होता है, ये इसका क्या मतलब होता है, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाता है। Q चार्ज रखने पे इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया F, Q चार्ज रखने पे इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया F, तो F बाई Q जब भी हमने किया तो क्या निकलेगा, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। F फोर्स है Q चार्ज के ऊपर, तो F बाई Q का क्या मतलब है, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, और वही इक्वल टू होगा E से बराबर होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे मेजर करेंगे, किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे मेजर करेंगे, वहां पे हमें 1 कूलम चार्ज रख देंगे। क्या करेंगे, 1 कूलम चार्ज रख देंगे और देखेंगे कि 1 कूलम चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है, वही होगा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। मान लो कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 5 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब है अगर हम वहां पे 1 कूलम चार्ज रखें तो 5 न्यूटन फोर्स होगा। अगर हम वहां पे 1 कूलम चार्ज रख दें तो 5 न्यूटन फोर्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे सोचना है, 1 कूलम के ऊपर कितना फोर्स है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन बन जाएगा। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का लिख लो, दी वैल्यू, द फोर्स experienced by a unit positive charge at a point is called the value of electric field at a point। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे सोचना है कि उस पॉइंट पे अगर हम 1 कूलम चार्ज रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स अप्लाई करेगा। इससे क्या काम कैसे आसान होगा इससे काम ऐसे आसान होगा, मान लो कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E, यानी 1 कूलम चार्ज रखें, यहां पे 1 कूलम चार्ज रखें तो E न्यूटन फोर्स एक्ट करेगा। अगर हम यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखें तो E न्यूटन फोर्स एक्ट करेगा। तो इसके हिसाब से Q कूलम चार्ज रखने से E इंटू Q हो जाएगा। दिस इज द सिंपल थिंग। अब से हमें ये फॉर्मूला यूज करना है हर जगह पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऐसे करके हमें सोचना पड़ेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड डिडक्शन ऑफ यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा उस हिसाब से ठीक है। देखो बच्चों, यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम होगा। E इक्वल टू क्या होता है, F बाई क्यू, तो न्यूटन पर कूलम, ठीक है, यह है यूनिट। और क्वांटिटी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। अगर हम किसी पॉइंट पे, मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर यहाँ पे हम चार्ज रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। तो फोर्स का क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है। तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि फोर्स जिस तरफ एक्ट करेगा हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है। मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज, अगर चार्ज के ऊपर फोर्स अगर इस डायरेक्शन में हो तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड दिस, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों वेक्टर बना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करता है और फोर्स का एक डायरेक्शन होता है। इसी हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी बनता है और उसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है,
यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बताऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जब डिडक्शन किया जाता है तो किसी किसी बुक में ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाला जाता है तो F/Q0 लिमिट Q0 टेंस टू 0 कहा जाता है। मतलब एक बहुत ही छोटा टेस्ट चार्ज लेके एक्सपेरिमेंट किया जाता है। मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं हम इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक बहुत ही छोटा टेस्ट चार्ज रखा जाता है Q0, और Q0 टेंस टू 0 होता है। ऐसे करके बहुत बुक में दिया हुआ है। बात सेम है, फोर्स बाय चार्ज, यानी 1 कूलम फोर्स, चार्ज के ऊपर कितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अभी हम कुछ डायग्राम बनाएंगे। देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का विजुअल इमेज भी आ गया समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मेजर करेंगे ये भी समझ में आ गया, आई होप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे होगा। और ये एक नेगेटिव चार्ज हो अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके तरफ डायरेक्टेड होगा। क्यों होगा अभी समझा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे समझते हैं बच्चों, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं एक पॉजिटिव चार्ज से। मतलब अगर हम जानना चाहते कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और किस डायरेक्शन में है, तो वहाँ पे हम एक 1 कूलम चार्ज को रख देंगे, +1 कूलम, और देखेंगे कि +1 कूलम के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है और किस डायरेक्शन में लगाता है। जितना फोर्स लगाएगा हम बोल देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है उतना, और जिस डायरेक्शन में लगाएगा हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखूँ, टेस्ट चार्ज Q0, तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ फोर्स लगाएगा। पॉजिटिव चार्ज हर दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, तो यानी इसके चारों ओर कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर हम रखें तो उस पॉजिटिव चार्ज को ये चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज। तो लिख लेते हैं पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड is directed away from a positive charge। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से अवे होगा। इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास क्रिएट होगा ये इससे दूर जाता हुआ होगा, अवे। और देखो, अगर हम जानना चाहें कि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है तो क्या करेंगे, एक 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज लेंगे और इसके सामने रखेंगे। तो उस 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को मान लो कि ये है 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज, इसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टूवर्ड दिस। क्योंकि जब भी हम फील्ड को जानना चाहेंगे, जब भी, तो हम मन में सोचेंगे कि अगर मैं वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखूँ 1 कूलम, तो वो किस तरफ फोर्स होगा और कितना होगा। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखें यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, माइनस चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा। इधर रखें तो भी अट्रैक्ट करेगा, इधर रखें तो भी अट्रैक्ट करेगा, इधर रखें तो भी अट्रैक्ट करेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स ए नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड away from a positive charge and towards a negative charge। समझ में आ गया, ये पॉइंट लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज। हर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है। अगर ये है पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा इसके, ऐसे करके। और नेगेटिव चार्ज हो अगर ये, तो इसके तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड होगा। ठीक है, ये है कहने का मतलब। समझ में आ गया।
ओके, दूसरा पॉइंट इसी के साथ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज रखूं, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो यहां पे अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रखूं, टेस्ट चार्ज, तो ये किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। उसी हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया गया है। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है। एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, हम मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा, और नेगेटिव चार्ज किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो क्या हम लिखेंगे, अ पॉजिटिव चार्ज moves in the direction of electric field and a negative charge moves opposite to the direction of electric field। देखो बच्चों, a positive charge moves in the direction of electric field and a negative charge moves opposite to the direction of electric field। किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखें इस पॉइंट पे, तो पॉजिटिव चार्ज उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनली है, और नेगेटिव चार्ज उसके उल्टे डायरेक्शन में जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, उसके उल्टे डायरेक्शन में। ई जिस डायरेक्शन में होगा उसके उल्टे डायरेक्शन में। दिस इज द मीनिंग ऑफ, मतलब वेक्टर को, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, उसको कैसे हम सोचें कि अगर उस फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो किस डायरेक्शन में जाना है, और नेगेटिव चार्ज आ जाए तो किस डायरेक्शन में जाएगा, ये बताने के लिए मैंने बताया। तो ये दो पॉइंट आप लिख लो और समझ लो ध्यान से। ओके, तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी हम निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q एट ए डिस्टेंस R। एक पॉइंट चार्ज है Q, ये अपने चारों ओर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और इससे R डिस्टेंस में एक पॉइंट होगा P,
उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा वो हम निकालेंगे। ये चार्ज अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वैल्यू होगा, स्पेसिफिक वैल्यू होगा, उसका स्ट्रेंथ होगा। तो वही हम देखेंगे कि इससे अगर मैं r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे। वही है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पावरफुल है। ऐसे तो जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, पर उसका एक्चुअल मतलब वर्डिंग्स है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, उसको बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। तो इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हुआ, तो जैसे कि मैंने बताया आपको हमेशा 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 ये याद रखना है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू का मतलब होता है कि उस पॉइंट पे अगर 1 कूलम चार्ज रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। अगर उस पॉइंट पे अगर हम 1 कूलम चार्ज रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे Q0, बहुत छोटा चार्ज लेंगे, ये बहुत नन्हा मुन्ना सा एक चार्ज लेंगे, बहुत छोटा है, और देखेंगे इसके ऊपर कितना फोर्स लगाता है। तो कितना फोर्स लगाएगा ये हम किस फॉर्मूला से निकालेंगे, कूलम्स लॉ से, K Q1 Q2/r²। इतना फोर्स ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगाएगा। पॉजिटिव, और ये इस तरफ डायरेक्टेड होगा। तो Q0 के ऊपर लगा इतना फोर्स, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो क्या जानना चाहते हैं कि 1 कूलम के ऊपर कितना लगाएगा। तो फोर्स ऑन यूनिट चार्ज क्या होगा, F/Q0। भाई Q0 के ऊपर F फोर्स है तो यूनिट चार्ज के ऊपर कितना होगा, F/Q0। अब 10 दिन में 100 सम करते हैं तो एक दिन में कितना करते हैं, 100/10। 10 दिन में 100 सम, तो एक दिन में कितना होगा, 100/10। ठीक उसी तरीके से Q0 के ऊपर फोर्स ये लगाता है F, तो 1 कूलम के ऊपर कितना लगाएगा, F/Q0। तो यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। फिर F का वैल्यू बैठा दो, Q0/r² डिवाइडेड बाई Q0। Q0 कट जाएगा और आएगा E = KQ/r²। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the value of intensity of electric field due to a point charge Q at a distance r। इसको हम QR सफिक्स लिख देते हैं, at a distance r, the value of electric field KQ/r²। Q चार्ज के लिए r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ओके, ये याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत काम आता है, बहुत जगह पे लगेगा, ठीक है। और इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, देखो बच्चों, वेक्टर फॉर्म होता क्या है, एक ऐसा फॉर्म जिसमें वेक्टर फॉर्म क्या है, किसी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब पहले समझो कि हम वेक्टर फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है। कि वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब एक ऐसा फॉर्म में लिखना जिस फॉर्म में मैग्नीट्यूड भी पता चले और वेक्टर का डायरेक्शन भी पता चले। क्या बताया मैंने, जो वेक्टर है इन्वॉल्व, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक ऐसे फॉर्म में लिखना होता है जिसमें हमको मैग्नीट्यूड भी पता चलता है और डायरेक्शन भी पता चलता है। एग्जांपल से समझाते हैं, मान लो कि F = 5, ये क्या है, स्केलर फॉर्म है, इससे हमें पता चलता है कि एक फोर्स है जो कि 5 न्यूटन है। पर अगर मैं इसको 5I लिखूं तो क्या पता चलेगा, एक फोर्स है जो कि 5 न्यूटन जिसका वैल्यू है, जो कि x एक्सिस डायरेक्शन टुवर्ड्स द x एक्सिस डायरेक्शन है। और इसको मैं अगर 5J लिखूं तो हमें क्या पता चलेगा कि एक फोर्स है जो कि 5 न्यूटन है और y एक्सिस की तरफ है। ठीक उसी तरीके से K लगा दूं तो क्या हो जाएगा, वो
जेड एक्सिस की तरफ बन जाएगा। माइनस लगा दो तो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, माइनस लगा दो तो माइनस वाई एक्सिस की तरफ। यानी इस स्केलर से मैंने वेक्टर में कैसे कन्वर्ट किया, जस्ट यहाँ पे हमको एक यूनिट वेक्टर लगा देना है। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड के साथ हमको जस्ट एक यूनिट वेक्टर जोड़ देना है। वो यूनिट वेक्टर क्या करेगा, उसका डायरेक्शन को वहाँ पे बता देगा, उसका डायरेक्शन को वहाँ पे एक्सप्रेस कर देगा। ठीक है, तो ये है एक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये है मैग्नीट्यूड। अभी यहाँ पे इसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमको एक यूनिट वेक्टर बैठाना है। क्या करना है, यूनिट वेक्टर बैठाना है। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो हमको क्या चाहिए, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनली है उस डायरेक्शन में बस एक यूनिट वेक्टर चाहिए, एक यूनिट वेक्टर। अच्छा, इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है आर, होगा कि नहीं होगा। ये आर वेक्टर, ये जो डिस्टेंस वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर है इस डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर को अगर आर के मैग्नीट्यूड से मैं डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ये है आर वेक्टर, इसी डायरेक्शन में फोर्स है, और इसको अगर इसी के मैग्नीट्यूड से मैंने डिवाइड किया तो ये बन गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, अभी इसको मैं यहां पे बैठा दूंगा। तो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। इससे हमें ये भी मालूम पड़ जाएगा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में, आर के डायरेक्शन में। ठीक है, इस आर का वैल्यू और ये आर का वैल्यू सेम सेम है, तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे एक आर रह जाएगा। ये हो गया वेक्टर फॉर्म। अभी देखो, ये अगर प्लस हो तो यहाँ पे प्लस रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्शन में होगा। अगर ये माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर जिस डायरेक्शन में उसके उल्टे डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अगर ये माइनस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, यानी आर जिस डायरेक्शन में है उसके उल्टे डायरेक्शन में। तब हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, यानी जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो चार्ज का जो साइन है वो लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। ये पॉजिटिव के लिए, ये पॉजिटिव के लिए, और ये नेगेटिव के लिए। ये पॉजिटिव के लिए वेक्टर फॉर्म, ये नेगेटिव के लिए वेक्टर फॉर्म। तो जब हम वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे चार्ज के लिए, तब हम चार्ज का साइन बैठाएंगे, नहीं तो नहीं बैठाएंगे। ठीक है, इससे मालूम पड़ता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर डायरेक्शन में है, और इससे मालूम पड़ता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के उल्टे डायरेक्शन में। आर जिस डायरेक्शन में है उसका उल्टा डायरेक्शन, क्योंकि माइनस है यहाँ पे। तो इस तरह से हम वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी हम वेक्टर फॉर्म में किसी चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे तो हमको क्या करना होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी पता चले। जैसे कि फिर से एक बार लिख देते हैं, के क्यू बाई आर क्यूब। तो मैग्नीट्यूड, इसको सॉरी, तो ये है मैग्नीट्यूड और ये है डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा तो आगे बढ़ना पड़ेगा, बहुत हो गया, मिटा देते हैं। ओके, चलो चलो चले मितवा, थोड़ा आगे बढ़ के पढ़ लेते हैं। कितना गंदा गाना गाता हूँ मैं। गाना गा के भाई वीडियो मत बदल देना भैया, ऐसा ज़्यादती मत करना। पता है मुझे बहुत ही बुरा गाता हूँ मैं, पर क्या करें। ओके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो, यहाँ पे एक चार्ज है Q1, और ये इसके लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
इस डायरेक्शन में, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, तो सवाल ये उठता है कि इस पॉइंट पे इस P पॉइंट पे Q1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और Q2 के लिए भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सवाल उठता है कि यहाँ पे टोटल इन दोनों के वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यह है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का बेसिक क्वेश्चन कि Q1 भी है, Q1 के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और Q2 है, Q2 के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। सवाल ये उठता है कि ये दोनों अगर एक साथ रहे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इसका आंसर एकदम सिंपल है कि ये दो वेक्टर क्वांटिटी एक ही जगह पे वर्क करता है, और जब दो वेक्टर क्वांटिटी एक जगह पे वर्क करता है तो क्या होता है, उस दोनों का रिजल्टेंट हम लेते हैं, टोटल वैल्यू ठीक बीचों बीच होगा। ये होगा ई रिजल्टेंट, ये होगा ई रिजल्टेंट। तो सिंपल सा बात है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालो, पहले जो फॉर्मूला था, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालो, पहले जो फॉर्मूला था, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो निकलता है उनको वेक्टर फॉर्म में डाल दो। वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ई रिजल्टेंट इक्वल टू रूट ओवर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ये थीटा मालूम होना चाहिए, वो तो मालूम हो ही जाएगा क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन जैसा होगा उस हिसाब से थीटा हमें मालूम पड़ जाएगा कि थीटा कितना है। तो अगर दो चार्ज हो तो दो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये होगा। अगर तीन चार्ज हो, अगर ये मान लेते कि माइनस है, माइनस Q3 है R3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है और पॉजिटिव से अवे होता है, पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव की तरफ। तो कितना हो गया, 3 बन गया। अभी इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना होगा। एकदम सिंपल सा चीज़ है, किसी पॉइंट पे अगर बहुत सारा चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो हर एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग अलग से निकालेंगे और फिर बाद में उसका रिजल्टेंट बना देंगे। रिजल्टेंट के लिए आपको 11 में जाना पड़ेगा। क्लास 11 एक क्लास होता था, याद है, बहुत दिन पहले का बात है। एक क्लास हुआ करता था, क्लास 10 के बाद आता था, जिसमें पढ़ाई नहीं करना पड़ता था। उस क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था वेक्टर, उसको जाके पढ़ो अगर नहीं पढ़ा है। ये फार्मूला है, इस फार्मूला अप्लाई करके दो वेक्टर को हम जोड़ देंगे, फिर तीसरा हो तो तीसरा को भी जोड़ेंगे, सेम प्रोसेस से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नोट बना लो, एट ए पॉइंट ड्यू टू n charges, n point charges Q1, Q2, Q3, Qn is the vector sum of E1, E2 En। तो E रिजल्टेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 En। लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू n पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। सिंपल सा चीज़ है कि किसी पॉइंट पे अगर बहुत सारा चार्ज हो आसपास, तो किसी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो हर एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, फिर वेक्टर सम कर देंगे हर एक का। इसके लिए वेक्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना तो चाहिए, नहीं तो कैसे होगा। अगर थोड़ा भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो कैसे चलेगा। मिटा देते हैं, ओके।
तो फिर इलेबोरेट चार्ज के लिए क्या होगा? ये तो है पॉइंट चार्ज के लिए। इलेबोरेट चार्ज के लिए गॉस लॉ आएगा, वो नेक्स्ट अगले लेक्चर में आएगा, ठीक है। ओके, तो अभी हम करेंगे कुछ सवाल, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी। अच्छा, एक सवाल आता था कि एक पॉइंट चार्ज के लिए E वर्सेस R का ग्राफ बनाओ। एक पॉइंट चार्ज Q के लिए R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा ER। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ग्राफ बनाना है। R के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बदलता है। इस पॉइंट चार्ज के लिए R डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। R जैसे जैसे बदलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे वैसे बदलेगा। हमें क्या करना है, E और R का ग्राफ बनाना है। ये है R और ये है E, ठीक है। इस तरफ R बढ़ेगा, इस तरफ E। देखो ये ग्राफ होगा, जैसे जैसे R से हम दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। पर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं होगा। हम कितना भी दूर चला जाएं इस चार्ज से, कितना भी दूर चला जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रहेगा, यानी कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ नीचे उतरता जाएगा, R बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, R बढ़ा दूर जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, पर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। ओके, जैसे जैसे R को नज़दीक करोगे, चार्ज पॉइंट को R के पास, Q के पास लाओगे, R घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा। R जैसे जैसे घटता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज़ी से, बहुत पावरफुल होता जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। पर R हम कभी भी एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली ज़ीरो करने का क्या मतलब है, इस पॉइंट को इसके अंदर घुसा दो, ऐसा नहीं हो सकता है। इस पॉइंट को इसके अंदर सोचना है, वैसा हम नहीं सोच सकते। इसीलिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज़ द ग्राफ। R बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा और R घटने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, ठीक है। समझ में भी आता है, जितना दूर जाओ चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड घटा और जितना पास आओ चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा। तो ऐसे होगा ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है अपवर्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, अच्छा इस वैल्यू निकालना है। यहां पे एक चार्ज है, जिस चार्ज का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻16 कूलम, और मास है इसका 10⁻³ kg। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लोट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। ये एक चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लोट कर रहा है। फ्लोट कर रहा है क्या क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे करके तैर रहा है, गिर नहीं जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे करके फ्लोट करके रखा है, लिफ्ट करके रखा है एक ही जगह पे कॉन्स्टेंटली, वहीं जहाँ पे है वहीं पे है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये गिर नहीं जा रहा है। इसका मास दिया हुआ है, बताया गया है, इसका चार्ज भी बताया गया है। तो हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने से ये ऐसे करके फ्लोट करके रहेगा, ठीक है। पहले हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे। जब भी कभी भी आप न्यूमेरिकल सम करो तो पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में कि हम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा से समझें। जब भी मैं एक तरीका बताता हूँ, जब भी आप कॉन्सेप्ट बनाओ तो सिर्फ उसको एक घटना के तौर पे सोचो। उसको आप सोचो कि एक पिक्चर है, माइंड में से एक पिक्चर लाओ, एक कहानी के जैसे लाओ। भूल जाओ कि डेटा कितना है, भूल जाओ कि कितना न्यूमेरिकल क्या क्या वैल्यूज़ है, वो भूल जाओ। सिर्फ सोचो यहाँ पे क्या हो रहा है, हो क्या रहा है,
क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिवली चार्ज को उसके तरफ ढकेलता है जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा और इसके तरफ ग्रेविटी एक फोर्स है, तो दो फोर्स हो गया, यानी दो फोर्स डेफिनेटली इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, नहीं तो ये एक जगह पे फ्लोट नहीं करेगा। एक जगह पे फ्लोट करेगा क्या मतलब है, टोटल फोर्स जीरो, यानी कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट से इक्वेशन क्या बनेगा, एफ ग्रेविटेशनल इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू एम जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू ई इंटू क्यू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर क्यू चार्ज हो तो उसके ऊपर फोर्स हमेशा होता है ई इंटू क्यू। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे एम जी बाई क्यू। अभी सारा वैल्यू बैठा देंगे, 10⁻³ kg, जी इक्वल टू 9.8 और ये बैठेंगे 1.6 इंटू 10⁻16, तो सारा वैल्यू कैलकुलेट करके 6.123 इंटू 10⁻19 न्यूटन पर कूलम आएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो क्या करना है, पहले कॉन्सेप्ट बनाना है कि क्या हो रहा है, फिर उसी कॉन्सेप्ट को इक्वेशन में ढालना है, फिर वैल्यू बैठाना है और फिर करना है। सिंपल से एक बार फिर से समझाते देते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर की तरफ ढकेलेगा और ग्रेविटेशनल फील्ड इसको नीचे की तरफ खींचेगा। दोनों का फोर्स अगर बराबर हो तो वो एक ही जगह पे स्टिल रहेगा, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर हो तो टोटल फोर्स जीरो होगा। और यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर है, तो मैंने बराबर कर दिया, वैल्यू बैठा दिया, कैलकुलेट कर लिया। दिस इज द होल थिंग। कॉन्सेप्ट, इक्वेशन, सोल्यूशन, एक फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट फिर इक्वेशन फिर सोल्यूशन, फिर उसके साथ रिपीट जोड़ दो। इस फार्मूला का फॉलो करना हमेशा, इस फार्मूला को हमेशा फॉलो करो। कॉन्सेप्ट, इक्वेशन, सोल्यूशन, रिपीट। कॉन्सेप्ट बनाओ, फिर इक्वेशन में ढालो उसको, फिर सोल्यूशन निकालो, फिर उसी प्रोसेस को रिपीट करो। CESR, फॉलो दिस पैटर्न। ओके, नेक्स्ट सवाल चल जाते हैं, नेक्स्ट सवाल पे। एक सवाल आता है कि दो चार्ज है Q1 और Q2 और हमें क्या करना होता है, इन दोनों का जो जॉइनिंग लाइन है इसके ऊपर एक पॉइंट निकालना होता है जहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। हमें क्या करना होगा, Q1 और Q2 का जो जॉइनिंग लाइन है इसके ऊपर एक पॉइंट चार्ज बता दिया होगा, डिस्टेंस भी बताया हुआ होगा। इसके जॉइनिंग लाइन पे एक पॉइंट निकालना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। ठीक है, देखो पहले समझो कॉन्सेप्ट, फिर से कॉन्सेप्ट, इक्वेशन, सॉल्यूशन, रिपीट। कॉन्सेप्ट, पहला पॉइंट, कॉन्सेप्ट कैसे बनाएंगे। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो मतलब है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो आपस में इक्वल होगा एंड ऑपोजिट होगा, आपस में इक्वल होगा एंड ऑपोजिट होगा। ठीक है, ओके। तो क्या कॉन्सेप्ट है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा वो आपस में बराबर भी होना चाहिए और ऑपोजिट भी होना चाहिए। चलो ट्राई करके देखते हैं कि यहाँ पे तीन जगह हो सकता है, इस पॉइंट के इस तरफ हो सकता है, इस चार्ज के इस तरफ हो सकता है और बीचों बीच हो सकता है। पहले हम इधर ट्राई करेंगे, इस पॉइंट पे पहले देखेंगे कि किस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट हो सकता है। ठीक है, Q1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 के लिए ऐसा होगा E1, और ये भी प्लस है तो इसके लिए इसके अवे होगा, पॉजिटिव से अवे, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, ये भी पॉजिटिव तो इससे अवे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। यहाँ इस साइड नहीं हो सकता है क्योंकि इसके वजह से और इसके वजह से, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। अभी देखते हैं इस साइड हो सकता है कि नहीं। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ये प्लस तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे E2, और ये भी प्लस तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो उधर भी नहीं हो सकता, इसका मतलब बीचों बीच होगा। बीचों बीच कैसे होगा, एकदम सिंपल से, Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 से अवे यानी इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 से भी अवे यानी Q2 से अवे मतलब इस डायरेक्शन में। Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट हो गया ना।
यानी बीचों बीच होगा अगर लाइक चार्जेस हो, अगर लाइक चार्जेस हो, ठीक है, ओके। अगर अनलाइक चार्जेस हो उसका केस बाद में देखेंगे, एक सवाल ले लेते हैं पहले। बीचों बीच होगा और कहाँ पे होगा, ये मान लेते हैं कि इससे x डिस्टेंस में होगा, तो इससे क्या डिस्टेंस में होगा, मान लेते हैं कि q1 से x डिस्टेंस में, तो इससे क्या होगा d माइनस x डिस्टेंस में होगा। वो पॉइंट q1 से x डिस्टेंस में मान के चलेंगे कि q1 से x डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो q2 से उसका डिस्टेंस क्या होगा d माइनस x। अभी हम निकालेंगे E1 का वैल्यू, E1 इक्वल टू क्या होगा E2 होगा। E1 का वैल्यू कितना होगा k q1 बाई एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस है x, q1 k q1 बाई एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस है x, और इससे कितना डिस्टेंस है k q2 बाई d माइनस एक्स, क्योंकि कोई भी चार्ज से x डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये है फॉर्मूला, थोड़ा देर पहले करवाया मैंने, ये कट जाएगा और ये जो फॉर्मूला बचेगा इससे हमको निकालना होगा। ये फॉर्मूला क्या आया, q1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू q2 बाई d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक सवाल ले लेते हैं, एक सवाल है जहाँ पे q1 बताया गया है +1 माइक्रो कूलम और यहाँ पे बताया गया है q2 है +4 माइक्रो कूलम और दोनों का डिस्टेंस है 2 मीटर्स। तो किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इस फॉर्मूला में हम बैठा देंगे। इस फॉर्मूला में अगर हम बैठा दें तो क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं q1 1 माइक्रो यानी 10⁻⁻6 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4 यानी 10⁻⁻6 बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 10⁻⁻6 कट जाएगा, ठीक है, ओके। तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर, यानी इसको पूरा उस साइड लेके जाए तो होगा 3x स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म करेंगे +6x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 2 x प्लस 2 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से दो वैल्यू निकलेगा x माइनस 2 और x इक्वल टू 2/3। तो हमको पॉजिटिव वैल्यू लेना है, दो वैल्यू निकलेगा पर हमें सोल्यूशन के तौर पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है। देखो क्यों, हमने इस तरफ x को माना है तो पॉजिटिव हमारा इस तरफ हुआ और नेगेटिव x इस तरफ हुआ, तो एक पॉइंट होगा इससे इस साइड पे +2/3 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और इसके इस तरफ यानी -2 जो है इस तरफ भी एक पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 बराबर होगा, क्योंकि इसी को सॉल्व करके मिला है। यानी इससे इस डायरेक्शन में प्लस हुआ तो इससे इस डायरेक्शन में प्लस वाला सोल्यूशन और माइनस वाला सोल्यूशन इससे इस डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हालांकि बराबर होगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, इसलिए ये सोल्यूशन नहीं होगा। इसके इस तरफ जो पॉइंट होगा जो माइनस सोल्यूशन है, उस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हालांकि बराबर तो होगा पर ऑपोजिट नहीं होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, इसलिए ये पॉइंट, ये सोल्यूशन कैंसिल। जो इस साइड का सोल्यूशन निकलेगा यानी प्लस जो निकलेगा वो सोल्यूशन लेंगे, माइनस सोल्यूशन इस साइड होगा, यानी ये वाला आंसर होगा, ठीक है। लिख लो एक बार, हम मान के चलेंगे कि इससे x डायरेक्शन में है, सॉरी डिस्टेंस में, तो इससे कितना होगा d माइनस एक्स, और इस फॉर्मूला में जस्ट बैठा के सॉल्व करके निकाल लेंगे, ठीक है। अगला एक सवाल ले लेते हैं, सेम टाइप ऑफ सवाल, ले लेते हैं। एक सेम टाइप का सवाल है जहां पे ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्ज है, तब क्या होगा। ये है +9 माइक्रो कूलम और ये है -16 माइक्रो कूलम।
अच्छा, फिर से चेक करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये पॉजिटिव, यानी इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसको 1 और इसको 2 चार्ज मान के चलते हैं, पॉजिटिव से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये नेगेटिव, तो इसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव के तरफ होगा और पॉजिटिव से अवे होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा होता है, यानी इस साइड एक चांस है कि इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। ये नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से इस डायरेक्शन में E2, नेगेटिव के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पॉजिटिव से, सो यानी इससे अवे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में E1। अभी देखो बच्चों, इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा है, और इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, क्योंकि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में उल्टा जा रहा है, एक इधर एक इधर। तो हो तो सकता है दोनों तरफ, पर किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। क्यों बताता हूं, बीच में नहीं हो सकता है, क्योंकि बीच में इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव से नेगेटिव के तरफ, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तरफ, तो दोनों एक ही तरफ हो गया, इस यानी ये बीच में नहीं हो सकता है, यानी इससे इस साइड हो सकता है या फिर इससे इस साइड हो सकता है। अभी हमको ये डिटरमाइन करना है कि किस तरफ होगा। इसका आंसर है जिस चार्ज का वैल्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, जो चार्ज छोटा होगा, उसके तरफ रखना है पॉइंट को। क्यों रखना है? देखो बच्चों, बहुत सिंपल है। ये बोल रहा है कि मैं तुमसे पंगा लूंगा, ठीक है, ये इससे पंगा लेना चाहता है, ये तो पहले ही बहुत मोटा है, मस्क्यूलर है, बॉडी बिल्डर है, क्योंकि उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इससे बराबर और इसका वैल्यू पहले ही बहुत कम है, तो पॉइंट को उसके नज़दीक रखना है कि इसको थोड़ा एडवांटेज देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज के ऊपर और R² के ऊपर। अगर चार्ज पहले से ही बहुत कम हो तो R को कम रखना होगा, चार्ज का वैल्यू उसका पहले ही कम है तो इससे नज़दीक पॉइंट को रखना होगा और इससे दूर रखना होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर करना है और इस चार्ज का वैल्यू पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा एडवांटेज देना है डिस्टेंस का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस इससे जितना कम रखेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और इससे दूर रखेंगे तो कम होगा इसके वजह से। यानी किस तरफ होना चाहिए? जो कम है उसके तरफ। तो इससे हम x मान के चलेंगे, तो ये x और इससे कितना डिस्टेंस होगा? 2 + x। तो वापस उसी फॉर्मूला में KQ1/x² और होगा KQ2, इसको मैं थोड़ा इस साइड लिखता हूँ तो फिर उस साइड जगह मिलेगा। KQ1/x², इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके वजह से KQ2, यहाँ पे D+x² होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, यहाँ पे P हमने माना है, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू बैठा दो, K कट गया 9 माइक्रो कूलम, 9 × 10⁻⁶/x², और यहाँ पे 16 × 10⁻⁶। साइन नहीं बैठाना है। साइन क्यों नहीं बैठाना है? क्योंकि जब हम फोर्स निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो डायरेक्शन हमें पहले से मालूम होता है। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो डायरेक्शन हमें मालूम होता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में है, तो वहाँ पे इसलिए साइन को बैठाना नहीं है, प्लस और माइनस बैठाने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे होगा 2 + x, डिस्टेंस फिर से 2 रहेगा, तो ये कट जाएगा, सॉरी ये कट गया, और क्या आएगा? 9 × 2 + x², यहाँ से 16x²। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको उस तरफ लेके जाएं, उस तरफ लेके जाओ, 7x² - 36x +
-36। तो इसको अगर हम फैक्टर, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको अगर आप फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू निकलेगा। 7x² माइनस 42x प्लस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0, 7x x माइनस तो आया x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू -6/7। दो वैल्यू निकलेगा। हमको हमेशा याद रखना है प्लस वैल्यू को आंसर के तौर पे लेना है। क्यों, समझाता हूं मैं। इस आंसर का मतलब है कि जिस तरफ हमने प्लस माना है 6, इससे 6 डिस्टेंस में, क्योंकि इस तरफ को हमने प्लस माना है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इसके वजह से और इसके वजह से इक्वल होगा। इसके वजह से और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इक्वल होगा। अगर हम इस आंसर को लें +6, तो इससे हमें इस साइड 6 डिस्टेंस में एक पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इसके वजह से और इसके वजह से इक्वल होगा, और एक जगह पे इक्वल होगा। अगर हम -6/7 आंसर को लें तो इससे इस दिशा में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये प्लस है तो ये माइनस है, एक पॉइंट होगा, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से और इसके वजह से इक्वल होगा। यानी दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो सकता है। यहाँ पे इक्वल हो सकता है, यहाँ पे एक वैल्यू ये ले तो इधर इक्वल होगा एक पॉइंट पे, और एक वैल्यू ये ले तो इधर इक्वल होगा। पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है पर ऑपोजिट नहीं होता है। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हालांकि इसके वजह से इक्वल तो होगा पर ऑपोजिट नहीं होगा। सिर्फ एक ही पॉइंट है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से और इसके वजह से इक्वल भी होगा और अपोजिट भी होगा। इसलिए हमको सिर्फ प्लस वाला आंसर ही लेना होगा। ठीक है, समझ में आ गया आई होप। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर मैं और भी कुछ सम्स करवाऊंगा और उसके बाद हम करेंगे गॉस लॉ। तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छा से देखो, बहुत सारा न्यूमेरिकल ढूंढ के प्रैक्टिस करो, और उसके बाद और एक वीडियो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स के ऊपर, उससे भी आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। तब तक के लिए शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, जितना हो सके शेयर करो मेरे वीडियो को, एंड थैंक यू वेरी मच।